आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल की तैयारी करने वाले सभी छोटे भाई बहनों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मुझे आशा ही नहीं पूरा भरोसा है कि आप लोगों की तैयारी कंप्लीट हो चुकी होगी। आखिरी दिन या आखिरी मिनट में आपकी तैयारी को जांचने और आने वाले पेपर का पैटर्न बताने के लिए हमने जो सेशन स्टार्ट किया है, आज उसके चौथे दिन में आप सबका स्वागत करता हूं। आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। देखते हैं कि इस सेशन में किस किस तरह के सवाल शामिल किए गए हैं। ठीक है, पहला सवाल आपके सामने ये रहा। सवाल आपको बोला है a + 1/a इज इक्वल टू 6 है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 3/4 a² + 1/a²। ठीक है, अब आप देखिए, आप लोगों को ये बात बहुत अच्छे तरीके से पता है कि अगर a + 1/a की वैल्यू को अगर अपन x मान लें तो a² + 1/a² की वैल्यू कितनी होती है, x² - 2। ठीक है, अब यहाँ पर x की वैल्यू दी गई है 6, मतलब ये वैल्यू हो जाएगी कितनी, 6² - 2, मतलब कितनी हो जाएगी, 34। लेकिन सवाल में आपसे ये नहीं पूछा गया है, इसके आगे 3/4 और लगा हुआ, 3/4 ही लगा हुआ, मतलब 3/4 × 34 इसकी वैल्यू आपसे पूछी गई है। तो ये 4, ये 17, 17 तिया 51/2, 50 का आधा 25 और 1 का आधा 0.5, मतलब आपका उत्तर हो जाएगा 25.5 दिया गया है ऑप्शन नंबर 3 में। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है, सवाल आपको कह रहा है 2 पाइप ए और बी क्रमशः 1 से ही 1/3 घंटे, मतलब कितना हो गया ये 4/3, और 2 घंटे में टंकी को भर सकते हैं। दोनों को एक साथ खोला जाए तो टंकी कितने से, देखिए पाइप एंड सिस्टम बेसिकली टाइम एंड वर्क का पार्ट है। ठीक है ना, अब यहाँ पर यही चीज हो रही है। देखिए ए जो है वो भर रहा है 4/3 घंटे में, बी भर रहा है 2 घंटे में। अब इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे तभी तो इसका वॉल्यूम या टोटल वर्क निकलेगा। ये बात है टाइम की, तो 4 और 2 का एलसीएम 2 ही रहने वाला है, 4 रहने वाला है। ठीक है, तो इसकी इफिशियंसी कितनी हो जाएगी, देखिए 4 से आप जब इसको भाग दोगे तो इसकी इफिशियंसी 3 है, इसकी इफिशियंसी कितनी है, 2 हो जाएगी। ठीक है, अब ये बोल रहा दोनों को मिला करके, तो दोनों को मिला करके ये मामला कितने का हो जाएगा, 5 का हो गया, मतलब जो इसको टाइम लगने वाला है वो कितना लगेगा, 4/5। ठीक है, अब देखिए 4/5 मतलब 1 घंटे से, तो ये कम है, तो 1 घंटे से कम है मतलब मामला मिनट में जाएगा, तो मिनट में जाएगा तो भैया 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो आप गुणा मार दीजिए, 12 चौके 48, मतलब आपका आंसर हो जाएगा 48 मिनट दिया गया है ऑप्शन नंबर 3 में। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला सवाल हमसे बोल रहा है एक वृत्त में जिसकी त्रिज्या 17 सेंटीमीटर है, एक जीवा की लंबाई 30 सेंटीमीटर है, यह जीवा केंद्र से कितनी दूरी पर है। देखिए एक चीज आप जान लीजिए, वृत्त के केंद्र से जीवा पर जो लंब डाला जाता है वह जीवा को समद्विभाजित करता है। ठीक है ना, मतलब मैं ये कह रहा हूं कि भैया ये वृत्त है, इसका उत्तर तो ऐसे 8 सेंटीमीटर होगा, ट्रिपलेट का मामला है, समकोण त्रिभुज बन रहा है, इसकी लंबाई इसने कितनी दे रखी है, 30, ये वृत्त का केंद्र है, यहां से जब आप इसको डालोगे तो ये हो जाएगा 15। वृत्त की त्रिज्या कितनी दी गई है, 17, ये 15 नहीं है, ये तो आपको निकालना है, ये हो जाएगी 15, ये भी हो जाएगी 15। अब आप देखिए ये समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है तो ट्रिपलेट लगेगी, तो ये अगर 15 है, ये 17 है, मतलब इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8, और ये आपको दिया गया है ऑप्शन नंबर 4 में। ठीक है, यहां ध्यान रखिएगा, जब कभी भी जीवा पर केंद्र से लंब डाला जाएगा तो समकोण त्रिभुज बनेगा, और समकोण त्रिभुज बनेगा तो ट्रिपलेट तो लगेगी ही लगेगी। कई बार इसकी दूरी देख करके जीवा की लंबाई पूछ लेता है, तो जीवा की लंबाई फिर इसको डबल करना पड़ता, क्यों, 8 और 17 दिया गया होता तो 15 आता, तो जीवा की लंबाई 30 है। ठीक है ना, कई बार वृत्त की त्रिज्या पूछ लेता, 3 में से 2 डाटा देता है, 1 डाटा आपको निकालना होता है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का जो अंतर है वो 186 है, दर 10% है, तो मूलधन ज्ञात कीजिए। अब देखिए मैंने आप लोगों को बोला था कि 2 वर्ष का CI निकालने का तरीका ये रहता है, 2 और 1, 10% है तो ये 10 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 10 × 10 बटे कितना, 100, ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल। ठीक है ना, अब जो अंतर है वो ये कहलाता है, क्यों, क्योंकि ये पूरा मामला है SI का, इसको पूरे को अगर जोड़ दें तो ये कहलाएगा CI का, और ये वाला मामला है CI - S। अब जो भी आपसे पूछ रहा है, SI कितनी है 20%, अगर CI भी पूछ लेता तो 20 और 1 21%, और अगर दोनों का अंतर बोल रहा है मतलब ये टोटल कितना है 1%, तो 1% की वैल्यू आपको कितनी दे दी गई है, 186। आपसे मूलधन पूछ रहा है, मूलधन हमेशा होता है 100%, 2 जीरो यहाँ बढ़ रहा है, 2 जीरो यहाँ बढ़ा दीजिए, उत्तर हो जाएगा 18,600 रुपए दिया गया है ऑप्शन नंबर
3 में। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। पी, क्यू और आर के वेतन का अनुपात 3:5:11 है। आर को क्यू से 4800 रुपए अधिक मिलते हैं। अधिक की बात हो, कम की बात हो, अंतर की बात हो, का मामला क्या है, दोनों को घटाना है। दोनों को घटाना है, आर और क्यू की बात हो रही है। तो आप देखिए, आपको चलिए मैं अलग से लिख देता हूं आर और क्यू। ये 5 दिया हुआ है, ये 11 दिया हुआ है, ये 3 दिया हुआ है। इन दोनों का अंतर कितना है, 6। सवाल में ये अंतर कितना बोल रहा है, 4800 का। 4800 का मतलब एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक की वैल्यू हो जाएगी 800। चाहे आप खुद ही देख लो, पी का पूछ रहा है तो 6 की वैल्यू 4800, पी 3 6 का आधा है, मतलब इसकी वैल्यू हो जाएगी 2400 रुपए, दिया गया है ऑप्शन नंबर 3 में। ठीक है ना, आपको काटने की भी जरूरत नहीं है। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला सवाल हमसे बोल रहा है, एक बगीचे के चारों ओर 2.5 मीटर चौड़ी पगडंडी है। बगीचे का आकार 10x8 है। ठीक है ना, पगडंडी सहित कुल क्षेत्र पर 10, 5, 15, 8, 5, 13, 5 तिहाई 15। उत्तर है ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, देखिए कैसे। अब इसमें जो गलती होने का चांस है, देखिए एक ये पगडंडी है, एक ये आयताकार है, ये बना हुआ, ये दिया हुआ है 10, ये दिया हुआ 8। अब इसके बाहर वो एक पगडंडी बनवा रहा है, पगडंडी बनवा रहा है। यहां पर हमारे बच्चों से जो गलती होती है वो क्या होती है, ये देखिए, ये कितनी है 2.5, ये भी कितनी है 2.5। तो अब आप खुद सोचो, ये 10 है, 2.5 इधर बढ़ गया, 2.5 इधर बढ़ गया, मतलब ये कितना हो गया 15 का। अब ये 8 है तो ये भी तो 2.5 है भाई, 2.5 तो चारों तरफ बना रखी है उसने। ये भी 2.5 है तो ये 2.5 और 2.5 5, तो 8 और 5 कितना हो गया 13। अब आपसे जो पूछ रहा है वो ये पूछ रहा है कि पगडंडी सहित तो कुल क्षेत्रफल। तो भैया ये वाला आयत तो अब खत्म ही हो गया ना, आपसे पूछा तो ये बाहर वाले आयत का है, और बाहर वाले आयत का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 13 गुणे 15। मैंने तुरंत क्यों टिक किया, क्योंकि बाकी सब में दशमलव लगा हुआ है, यहाँ पर दशमलव आने का सवाल ही पैदा नहीं होता। गुणा करेंगे, उत्तर 195 दिया गया है ऑप्शन नंबर 3 में। बच्चे हमारे जो गलती करते हैं वो क्या करते हैं, वो 2.5 को जोड़ते हैं, तो इसको 12.5 ले लेंगे और इसको कितना ले लेंगे, वो 10.5। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। एक परीक्षा में गोपाल ने 300 में से 98 अंक प्राप्त किए, लेकिन 22 अंक फेल हो गया। ठीक है ना, उत्तीर्ण प्रतिशत कहते हैं, कितना बढ़िया सवाल है। 98 पाया, 22 से फेल, तो 98 200 मतलब 120 अंक। 120 पास होने के लिए चाहिए, कितने में से, 300 में से। 300 में से 120, 3 चौके 12, 4 दहम 40। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्यों, क्योंकि पास होने के लिए उसको चाहिए कितना है भाई, पास होने के लिए उसको चाहिए है 98 + 22, कितने में से, 300 में से। और इसका वो आपसे परसेंटेज पूछ रहा है, यही तो सवाल है आपका। तो 98 200 ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 120/300 और गुणे कितना 100। 2 जीरो इसका, 2 जीरो इसका उड़ा दीजिए, ये 3 चौके 12। उत्तर कितना हो जाएगा 40% दिया गया है ऑप्शन नंबर 3 में। बात करते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल देखिए किसका है, सर्वांग समत्रिभुज का। सर्वांग समत्रिभुज मैंने आप लोगों को बताया था, पिछले सेशंस में भी ऐसे सवाल आए हुए हैं कि भुजा, परिमाप, बाध्यिका, लंब, इनका अनुपात हमेशा समान होता है। जैसे अगर बोल दिया जाए कि 2 त्रिभुज सर्वांग समरूप है और समरूप त्रिभुजों में से एक की भुजा का अनुपात 3:2 है, मतलब परिमाप का अनुपात भी 3:2 ही होगा। लेकिन अगर आपसे यह बोल दिया जाए कि 2 समरूप त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात 4:5 है, तो उसके क्षेत्रफल का अनुपात दोनों का स्क्वायर मतलब 16:25 हो जाए। या आपसे अगर यह बोल दिया जाए कि 2 त्रिभुज है, 2 त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 16:81 है, दोनों समरूप है, तो उनकी भुजाओं का अनुपात 16:81, दोनों का आप स्क्वायर रूट निकाल दीजिए तो 4:9 होगा। ठीक है, अब इस सवाल में आप देखिए, इस सवाल में आपको बोल रहा है त्रिभुज एबीसी समरूप त्रिभुज आरपीक्यू। ये जरूर आप ध्यान दीजिएगा, PQR नहीं है, आरपीक्यू है। और ये त्रिभुज एबीसी अब्लिक त्रिभुज आरपीक्यू, जब ये केवल त्रिभुज पर बना रहा है तो ये समझ लीजिए बात एरिया की हो रही है। ये 4/9 है। ठीक है ना, तो अगर मैं बात करूं भुजाओं की, देखिए भुजाओं की, तो भुजा त्रिभुज एबीसी और भुजा ही त्रिभुज कौन सा है, त्रिभुज कौन सा है, आरपीक्यू। इसका जो रेशियो है वो √4 और √9 हो जाएगा, मतलब मामला कितने हो जाएगा 2:3 का। अब देखिए ये 2 त्रिभुज में बना देता हूं, ये है ए, बी और सी। ये है जहां पे आपने ए बनाया, बस उसी सिस्टम से आप आर, पी और क्यू, जैसे यहां आप घूमे हो वैसे ही आपको यहां भी घूमना है। अब आप देखिए, आपसे पूछ कौन सी भुजा रहा है, आपसे पूछ कौन सी भुजा रहा है, PQ। ये वाली भुजा आपसे पूछी जा रही। हम ये देख लेते हैं BC कितनी है। BC कितना दिया हुआ है 4, BC कितनी दी हुई है 4। अब अगर ये भुजा इसकी भुजा 2 है तो इसकी भुजा कितनी हो जाएगी 3, क्योंकि इसका रेशियो ये 2:3 का मामला है। तो ये देखिए 2 दूनी 4,
2 तिहाई 6, उत्तर कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर, दिया गया है ऑप्शन नंबर 2 में। ठीक है ना। अब आपको बस यही बात ध्यान रखना है, ये बात ध्यान में रखिएगा कि जो इसकी वैल्यू है ये 2 के बराबर रहेगी तो 2 दूनी 4, तो इसकी वैल्यू कितनी रहेगी 3 के बराबर, तो 3 दूनी 6। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले सवाल की। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, 23 छात्रों का औसत वजन 53 किलोग्राम है, एक शिक्षक को शामिल करने पर औसत 0.1 किलोग्राम बढ़ जाता है, शिक्षक का वजन ज्ञात कीजिए। देखिए 24 लोग हो गए हैं, 0.1 बढ़ रहा है, मतलब 2.4 की वृद्धि हुई, 53 था 2.4 बढ़ा दिया, उत्तर हो जाएगा 55.4। ठीक है, क्या करते हैं इसमें आप एक बात ध्यान रखिएगा, चाहे आप इसको फॉर्मूला समझ लीजिए चाहे ट्रिक समझ लीजिए। ठीक है, बढ़ा या घटा हुआ जो औसत है या नया जो औसत है ये क्या होता है, औसत प्लस माइनस संख्या गुणे वृद्धि हो रही है तो वृद्धि, और अगर कमी हो रही है तो कम। अब इस सवाल को आप फॉर्मूले में रख के देखिए, औसत कितना है 53, अब देखिए वृद्धि हो रही है प्लस हो जाएगा, संख्या कितनी है 23 छात्र से एक शिक्षक बढ़ गया, तो अब ये टोटल संख्या कितनी हो गई 24 की, वृद्धि कितने की हो रही है 1 की, मतलब 53 प्लस 2.4, उत्तर कितना हो जाएगा 55.4, दिया गया है ऑप्शन नंबर 3 में। अब आप इसको ट्रिक समझ लीजिए चाहे जो समझ लीजिए, लेकिन लगाने का तरीका यही रहेगा। देखिए 860 का 125%, 480 का 75% का मान क्या, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। 125% की वैल्यू कितनी होती है 5/4, ये कर दिया मैंने। 75% की वैल्यू कितनी होती है 3/, यही तो कहानी है। अब आप इसको सीधे सीधे काट लीजिए, देखिए 4 दूनी 8, 15 चौके 60, 200 अब में 5 का गुणा करेंगे 1000, 15 पना 75, मतलब 1075, तो इसका मान हो गया। इसको काटेंगे तो ये आ जाएगा 120, और 3 का और गुणा कर देंगे तो 360। अब आप देखिए 1000 को 300 दे दिया, ये 75 को 25 दे दिया, तो ये इसको अगर मैं 60 दे दूं, देखिए 360 को अगर मैं 40 दे दूं, 360 को अगर मैं 40 दे दूं तो ये 400 हो जाएगा। 1000 और 400 मिलकर के कितना हो जाएगी 1400, 40 में इसको दे चुका हूं तो यहाँ कितना बचा हुआ है 35, मतलब मेरा उत्तर हो जाएगा 1435, दिया गया है ऑप्शन नंबर 4 को। कैलकुलेशन में आप लोगों को थोड़ा थोड़ा इसलिए बताते जा रहा हूं कि आपको सवाल लगाने में दिक्कत ना हो, आप सवाल को मेंटल कैलकुलेशन कर पाओ। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। सवाल आपको बोला n प्रेक्षणों का योग 160 है, उसका औसत 40 है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, औसत कितना है 40 है, योग कितना है 160 है, तो जो औसत है भैया वो क्या होता है योग बटे संख्या। ठीक है, अब देखिए जो एवरेज है, और अगर मुझे संख्या निकालनी है तो संख्या बराबर क्या हो जाएगा योग बटे औसत, यही तो होता है मामला। अब योग इसको दिया हुआ है 160, औसत दिया हुआ 40, काट देंगे 4, मतलब n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4। अब n की वैल्यू अगर 4 है तो आपसे तो ये पूछ रहा है, तो 7 गुणे 4 प्लस 15, मतलब 28 प्लस 15, उत्तर कितना हो जाएगा 43, दिया गया है ऑप्शन नंबर 1 में। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है, एक व्यापारी ने एक रेडियो को 22% लाभ पर बेचा, 200 रुपए कम में बेचता, तो उसे 17% का लाभ होता है। ध्यान दीजिएगा, यहां भी लाभ है और यहां भी लाभ है। रेडियो का मूल विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, मूल विक्रय मूल्य ये था। देखिए यहां पर जो डिफरेंस आ रहा है वो कितने का है, ये है 22% का यहाँ लाभ था, यहाँ 17 का लाभ हुआ, तो अंतर कितने का आ रहा है 200 रुपए का। मतलब मैं ये कह सकता हूं कि 5% की वैल्यू 200 है, मतलब 1% की वैल्यू कितनी है 40। ठीक है, पहला मामला तो ये हो गया। दूसरी चीज, उसका मूल विक्रय मूल्य कितना है 22 ज्यादा, क्रय मूल्य 100, 22 ज्यादा, मतलब आपसे जो पूछ रहा है वो कितना पूछ रहा है 122%, तो ये कितना हो जाएगा 122 गुणे 40, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 एक कम 4, 4880 रुपए आपका उत्तर है, दिया गया है ऑप्शन नंबर 4 में। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला सवाल हमसे कह रहा है 8000 रुपए को 10% वार्षिक की दर से अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किया गया, अर्धवार्षिक रूप से। ठीक है ना, 6 महीने के अंत में ध्यान दीजिएगा 6 महीने बोल रहा है, 6 महीने के अंत में चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा 5%, 8000 का 5% कितना हो जाएगा 400 रुपए, आपके सवाल का जवाब है। क्यों है, देखिए अर्धवार्षिक में दर क्या हो जाती है, दर हो जाती है आधी, मतलब 10/2, ये कितनी हो गई 5%। और जो समय है, समय क्या हो जाता है, समय आपको कितना दिया हुआ 6 माह,
6 माह का मतलब कितना हुआ, 1/2 वर्ष समय हो जाता है, 2 गुना, तो ये कितना हो जाएगा 1। और 1 वर्ष के लिए चाहे CI हो चाहे SI हो बराबर ही रहती है, ठीक है ना। तो ये 5% है, 1 है तो 5 गुणे 1 मतलब कितना हो जाएगा 5%। और मूलधन कितना है 8000, तो 8000 का जवाब 5% निकालेंगे, 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है ना, 5/100 हो जाएगा, तो 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे और 8 पंचे 40, 400 रुपये आपका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है, अगला सवाल आपका बेसिक से है, ठीक है। मैंने आप लोगों को ये बात बताई थी, का जैसे ही का आ जाए तो आप लोगों का दिमाग थोड़ा सा सतर्क हो जाना चाहिए, अलर्ट मोड में चले जाइए। क्यों? क्योंकि अगर का के पहले भाग लगा हुआ है तो वो आपके मामले को गड़बड़ाने वाला है, ठीक है। यहां हम देख रहे हैं, देखिए का के पहले नहीं लगा है, प्लस लगा हुआ है, यहाँ का के पहले माइनस लगा हुआ, मतलब इस सवाल में कुछ गड़बड़ होने वाली नहीं है, ठीक है। मैं एक काम करता हूं, इसको सीधे सीधे चेंज करता हूं। देखिए 5 + 5 × 5 / 5 -13 भागे 5 -3 × 2 भागे, ये है मामला। बटे में मामला आएगा क्योंकि ये वाला भाग कटेगा नहीं, ठीक है ना, बटे में तो दिया भी होगा उत्तर। देख लीजिए, देखिए इस पूरे हिस्से को अगर मैं हल करूंगा तो 25 में से 5 का भाग दूंगा तो ये 5 ही आने वाला है, ठीक है, माइनस ये कट ही नहीं रहा तो ये तो 13/5 ही हो जाएगा। अब ये फिर माइनस है, माइनस ही माइनस लगा ना, देखिए 3 दूनी 6, 6 में 3 का भाग दूंगा तो 2 आ जाएगा, और इधर ये 5 पहले से लगा हुआ है। अब आप पूरे को पहले कैलकुलेट कर लीजिए, इसको भर छोड़ दीजिए, 5 5 10, 10 में से 2 चला गया 8, 8 - 13/5, 8 पंचे 40, 40 में से 13 घटा देंगे 27, 27/5, या तो यही उत्तर होगा या 5 सही 2/5, ये आपके सवाल का जवाब हो जाएगा। 27/5 दिया हुआ है, उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला सवाल बोला 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग 87 है, बीच की संख्या औसत होती है, उत्तर हो जाएगा 29, ठीक है। ध्यान रखिएगा, बीच की संख्या का मतलब ये होता है, औसत का मतलब होता है बराबर का बंटवारा। अगर प्राकृत संख्या हो, सम संख्या हो, विषम संख्या हो या गुणज या अपवर्त की बात की गई हो तो बीच की संख्या ही हमेशा औसत होती है, ठीक है ना। अब यहां से उसने बीच की संख्या पूछा हुआ है, 3 संख्याओं का योग इतना, तो भैया एवरेज बराबर तो होता ही है योग बटे संख्या, तो योग कितना है 87, संख्या 3, मतलब उत्तर कितना हो जाएगा 29। बस इतनी ही बात इसमें समझनी थी। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला सवाल बोल रहा है, एक व्यक्ति ने 50,000 रुपए की एक राशि का कुछ भाग 15% से 18% वार्षिक साधारण ब्याज पर निवेश किया। 2 वर्ष के अंत में कुल ब्याज 16,800 रुपए प्राप्त हुआ, 15% वार्षिक दर पर और 18% वार्षिक राशि का रेशियो आपसे पूछा गया। जब कभी भी किसका सवाल है, एलिगेशन का, दो अलग अलग चीजों को मिला करके अगर हमें कुछ मिल रहा है तो ये क्या कहलाएगा, एलिगेशन, ठीक है ना। अब यहां पर आपको जो ध्यान देने की चीज है वो ये है, मूलधन कितना है भाई 50,000 रुपये, ये है, ठीक है। अब 15% 2 वर्ष ये कितना हो जाएगा 30%, और 18% और ये भी 2 वर्ष, ये कितना हो जाएगा 36%। देखिए परसेंट का मतलब डबल जीरो, ये डबल जीरो अगर मैं उड़ा दूं तो 5 तिहाई 15, ये 15 जाएगा, 1 जीरो इसका 2 जीरो इसको, मतलब यहां पर ब्याज उसको मिलता 15,000 रुपया। यही हाल 36% निकालेंगे, 2 जीरो उड़ा दीजिए, 5 5 6 जा 30, 5 3 जा 15 और 18, यहाँ पे मिल जाता उसको 18,000 रुपए, लेकिन वास्तव में उसको मिला कितना है 16,800 रुपये, यही था ना 16,800। बस आप इन दोनों का डिफरेंस निकाल दीजिए, 16,800 में से 15,000 घटाएंगे तो ये 1,800 आ जाएगा, 18,000 में घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 1,200, ठीक है। दोनों का अनुपात पूछा हुआ है, ये दोनों जीरो कैंसिल, ये दोनों जीरो कैंसिल, 6 दूनी 12, 6 तिरिक 18, रेशियो 2:3 का है, 15 और 18 2:3, उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। मनोज को 9,000 रुपए के कुल लाभ में से 6,000 रुपए का हिस्सा मिला, ठीक है। 9,000 में से अगर एक आदमी को 6,000 रुपए मिल गया, ठीक है, बचा हुआ है 3,000, और उसने और रमेश ने, दूसरा आदमी रमेश है, 1 वर्ष के अंत में कमाया, दोनों ने मिलकर 9,000 रुपए कमाए, जिसमें से एक को मिला 6,000 तो दूसरे को मिलेगा 3,000। मतलब मैं ये कह रहा हूं, ये 2 लोग हैं मनोज और रमेश, तो भैया इसने अगर 6,000 कमा लिए तो ये कितना कमाएगा 3,000 रुपया। मतलब अगर मैं रेशियो की बात करूं तो ये अगर कमाएगा 2 तो ये कितना कमाएगा 1, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप आपसे बोल रहा है, इसने 20,000 रुपए 6 महीने के लिए लगाए, किसने लगाए हैं मनोज ने, और रमेश ने अपने पूरी राशि 1 वर्ष के लिए निवेश की है,
1 वर्ष के लिए निवेश किए, मतलब ये पूरा 12 महीने रहा है। अब आप खुद एक चीज देखो, यहां भी मनोज और रमेश की अगर मैं बात करूं तो मनोज ने लगाए हैं 20,000 रुपया, 20,000 रुपया, ठीक है। 20,000 कितने महीने के लिए? 6 महीने के लिए। चलिए इसको मैं थोड़ा सा इधर ले लेता हूं, क्योंकि इधर जगह कम पड़ रही है। ये 2 और 1 का रेशियो है, ये 2:1 है। ये भी मनोज और रमेश है, इसने लगाए हैं कितने? 20,000, 20,000 कितने महीने के लिए? 6 महीने के लिए। इसने लगाए हैं 12 महीने के लिए, ये हमको पता नहीं। इतना ही तो सवाल है। देखिए ये 2:1 है, तो ये भी तो 2:1 के रेशियो में ही होगा। चाहे तो आप इसको, फिर आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, ये वाले तरीके से भी आप कर सकते हो, ये वाले सॉरी ये वाले तरीके से, ये 6 ये वाले तरीके से कर सकते हो। मतलब इसमें आपको 24 का भाग देना है, 24 का भाग देना है। 6 चौके 24, 4 पंचे 20, 5,000 उत्तर आ जाएगा। ये आपका सवाल हो जाएगा, ये आपका उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए मैं इसको कैसे लगाता, मैं इसको लगाता कि भैया ये 6 दूनी 12 है, ये कितना है? 12। 2 की वैल्यू अगर 12 है, 2 की वैल्यू अगर 12 है तो 1 की वैल्यू भी 12 ही होनी चाहिए। बात नहीं आ रही समझ में? चलिए मैं अगर इसको चलिए ऐसे कर देता हूँ, 12 छक 2 छक्के 12, ये 1,20,000 रुपया है। 1,20,000 रुपए की ये 2 के बराबर है, तो इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 60,000 रुपए। ये 2 अगर 1,20,000 के बराबर है तो 1 होनी चाहिए 60,000 के बराबर, ठीक है। तो ये 12 है तो इसकी वैल्यू तो 5,000 आएगी। ये तरीका अगर आपकी समझ में नहीं आ रहा तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। क्या है? ये अंतिम पद, ये रेशियो है, ये समानुपात है, ये भी अनुपात है। तो अब आप सीधी सी बात है, x बराबर कितना हो जाएगा? x बराबर हो जाएगा 20,000 गुणे 6, इसमें तो केवल 1 का गुणा होना है, और बटे कितना? 2 गुणे 12, ठीक है ना। 6 दूनी 12, 2 दूनी 4, 4 पंचे 20, 5 और ये 3 0, 5,000 का, ठीक है। मेंटल कैलकुलेशन के लिए अगर इसको करना होता, मुझे अगर ये सवाल करना होता तो मैं इसमें कुछ भी लिखने की आवश्यकता नहीं थी, मैं केवल ये देखता। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। एक वृत्त के क्षेत्र का क्षेत्रफल 88 वर्ग सेंटीमीटर है, क्षेत्र का कोण 45 डिग्री है, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। देखिए जो पूरा का पूरा जो वृत्त होता है वो कितने डिग्री का होता है? 360 डिग्री का, और उसका क्षेत्रफल कितना होता है? पाई r स्क्वायर। और त्रिज्या खंड का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है? त्रिज्या खंड का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है थीटा अपान 360 इंटू पाई r स्क्वायर, यही तो है। अब यहाँ पे थीटा की वैल्यू दे दिया है 45, इसकी वैल्यू दे दिया है 360, पाई को 22/7 लेना ही है, आर स्क्वायर आपको निकालना है, और इसकी वैल्यू दी गई है 88। देखिए ये किससे कटेगा? सीधा सीधा काट दीजिए, 8 से कट रहा है, 22 चौक 88, यही तो पूरा मामला है, ठीक है। तो अब ये आर स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? 8 गुणे 7 गुणे 4। अब अगर इस आर निकालना है तो ये देखिए 4 यहाँ से 4 यहाँ से, तो 2 गुणे 2 तो बाहर आ गया, यहाँ से 2 बचा और यहाँ से 7 बचा, तो 2 गुणे 7, मतलब उत्तर हो जाएगा 4√14। कहाँ दिया गया है? ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। सवाल में कोई दम नहीं है, अगर आपको सूत्र याद है तो सवाल में कुछ भी नहीं है। समीर एक निश्चित दूरी पैदल चलता है, साइकिल से वापस आता है, 40 मिनट लगते हैं, ठीक है ना। दोनों तरफ पैदल चलता है तो 60 मिनट चलता है, उसे दोनों तरफ साइकिल से जाने में कितना समय लगेगा? उत्तर होगा 20 मिनट, ठीक है। बहुत सीधा सीधा है। अगर ये वाला ज्यादा होता तो हम इसमें से इसको घटा देते, ये वाला ज्यादा तो इसमें से इसको घटा दीजिए, आंसर सीधा सीधा कितना आ जाएगा? 20 मिनट्स। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। ए और बी एक काम को 12 दिनों में, बी और सी 15 दिनों में, सी और ए 20 दिनों में, ए बी और सी मिल करके काम करें तो वो काम को कितने दिनों में करेंगे? देख लीजिए यहाँ पर सवाल में कुछ है नहीं, ए बी है, बी सी है और ये सी ए है। देखिए जब आप इनको जोड़ोगे तो आपको 2abc मिलेगा, 2abc मिलेगा, लेकिन सवाल में आपसे abc पूछ रहा। देखिए कितना कितना दिया हुआ था? 12 15 20, एज यूजुअल डाटा 12 15 20, एलसीएम कितना? 60, ये टाइम है, इफिशियंसी इसकी 5, इसकी 4, इसकी 3, 5 4 9 3 12, 2abc बराबर 12, तो abc की वैल्यू कितनी हो जाएगी? इसकी आधी, मतलब 6। ये टाइम है, ये इफिशियंसी है, ये 6, तो 60/6, उत्तर कितना आ जाएगा? 10 दिया हुआ है ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है? यदि एक मोटर बोट की धारा के साथ गति 16 किलोमीटर प्रति घंटा है, धारा के साथ मतलब अनुकूल की बात हो रही है, मतलब x + y का मामला है, ठीक है। धारा के विपरीत गति 11 किलोमीटर है, मतलब x - y का मामला है। अब अगर यहाँ पे धारा और नाव की चाल अगर आपसे पूछी गई होती तो नाव की चाल x रहती, दोनों को जोड़ के 2 का भाग, और अगर धारा की चाल पूछ रही तो दोनों को घटा कर 2 का भाग। तो आपसे पूछा क्या? धारा 16 में से 11 गया 5, और 5 का आधा होता है 2.5,
उत्तर है ऑप्शन नंबर 1। यहां मैं आपको केवल ये बोल रहा हूं कि x प्लस वाई है, x माइनस वाई है, इसके बराबर मान लीजिए ये a दिया हुआ है, ये b दिया हुआ है, तो x की वैल्यू होती है a प्लस बी अपॉन 2 और y की वैल्यू होती है a माइनस बी अपॉन। ठीक है, केवल इतना आप याद रखिए। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। एक ट्रेन 3 मिनट में एक स्थिर खंभे को पार करती है, 5 मिनट में 600 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करती है। ट्रेन की लंबाई और गति ज्ञात करें। ठीक है, देखिए खंभे को जब वो पार करती है तो दूरी क्या होती है? ट्रेन की खुद की लंबाई। और जब वो प्लेटफॉर्म को पार करती है तो ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई। देखिए यहाँ इसने कितने मिनट में पार किया? 3 मिनट में। यहाँ इसने कितने मिनट में पार किया? 5 मिनट में। मतलब कितना अंतर हो गया? 2 मिनट। और ये अंतर आया क्यों? क्योंकि ये कितना है? 600 मीटर। मतलब 2 मिनट में गाड़ी कितनी चल रही है? ये 600 मीटर। ठीक है, अब चाल दी किसमें? मीटर सेकंड में, किलोमीटर पर आवर में, किलोमीटर पर आवर में। 2 मिनट में अगर 600 तो 1 घंटा कितने का होता है? 1 घंटा होता है 60 मिनट का, मतलब 30 का गुणा करना पड़ेगा। तो यहाँ भी अगर मैं 30 का गुणा कर दूं तो ये कितना हो जाएगा? 6 × 18, 18,000। चूंकि किलोमीटर में है तो ये हो जाएगा 18 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, देख लीजिए 18 मतलब ये और ये तो उत्तर नहीं होगा। ठीक है, कोई बात नहीं, ये 2 है उत्तर। चूंकि यहाँ पे अगर एक ही में होता तो मेरा आंसर खत्म हो गया। अब देखिए सवाल को, ये जो ट्रेन है ये 3 मिनट में एक स्थिर खंभे को पार कर रही है। यहाँ पर ट्रेन की लंबाई ही तो उसको दूरी है, तो जो दूरी है डिस्टेंस बराबर क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। स्पीड आपने कितनी निकाल ली? 18। टाइम कितना दिया हुआ है? 3 मिनट। 3 मिनट दिया हुआ है, तो अगर इसको आप घंटे में बदलेंगे तो 1 मिनट में होते हैं 60 घंटे। ये किस में दिया हुआ है? मीटर में दिया हुआ है। ठीक है ना? ठीक है, तो कोई बात नहीं, मीटर में अगर दिया हुआ है तो कोई समस्या नहीं। देखिए अब अगर हम इसको ये जो डिस्टेंस निकलेगी ये किलोमीटर में निकलेगी, तो देखिए कितने से काटेंगे? ये 6×18, 6×60 मतलब 0.9 किलोमीटर। मतलब आप इसको मीटर में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगी 900 मीटर और ये हो जाएगी 18 किलोमीटर। किसमें है भाई? 918, 3618। उत्तर है ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है? 6 अंकों की एक संख्या है 838 A5A। ध्यान दीजिएगा, ए और ए ही ए है, ए और बी नहीं है। मतलब यहां पर दोनों में आपको संख्याएं समान ही रखनी होंगी। एक जगह 3 रखेंगे तो दूसरी जगह भी 3, एक जगह 7 रखेंगे तो दूसरी जगह भी 7। 11 से विभाज्य है और 3 अंकों की ये संख्या 9 से विभाज्य। अब देखिए 838 A5A, 838 A5A। अब 11 का नियम क्या है? 11 का नियम ये कहता है कि भैया एक बार आप एक एक छोड़ के इसको जोड़ लीजिए, एक बार आप एक एक छोड़ के इसको जोड़ लीजिए। तो देखिए इसका योग कितना आएगा? 8 8 16 और 5 21, ये आ गया। और इधर का जोड़ कितना आएगा? 3 + 2। यही तो कहानी। तो 2a की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 18। मतलब a की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 9। एक कहानी तो ये हो गई। 7 6x 9 से विभाजित है। 9 से ये कब कटेगा? जब आपको क्या करना हो? जब आपको क्या करना हो भाई? अंकों का योग 9 से कटना चाहिए। तो अब ये दिया हुआ 7 6x डिवाइडेड बाई 9, तो इसका सम कितना है? 13। अब इससे अगर मुझे काटना है तो इसको मुझे कितना बनाना पड़ेगा? 9 दूनी 18। मतलब x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5। अब आपसे सवाल में जो पूछा हुआ है a + 2x, a की वैल्यू है 9 और x की वैल्यू है 5, तो 5 दूनी 10, 10 और 9 19। मतलब मेरा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है? अंकित और सीमा 19 और 38 दिन में एक कार्य समाप्त करते हैं। वो 9 दिन तक एक साथ काम करते हैं, फिर काम करना छोड़ देते हैं। बचे हुए कार्य का देखिए। इस सवाल को मेंटली 19 और 38, देखिए कितना बढ़िया डाटा दिया हुआ है, 38 ही आएगा। 9 दिन काम कर रहे हैं तो इसकी क्षमता 2, इसकी 1, तो 2 और 1 3, 9 तिया 27, 27 काम हो गया। 11 काम बचा, तो 11/27 आपका उत्तर होना, 11/38 आपका उत्तर होना चाहिए। दिया गया है ऑप्शन नंबर 4 में। मैं क्या बोलना चाह रहा हूं कि भैया ये 19 है, ये 38 है, ये कौन है? ए है मान लीजिए, ये बी है मान लीजिए। ठीक है, ये टाइम है तो इसका जो एलसीएम है ये तो 38 ही आएगा। मतलब वर्ग की वैल्यू तो 38 ही है। तो इसकी इफिशियंसी 2, इसकी इफिशियंसी 1, दोनों को मिलाकर के 3, 3 × 9 मतलब कितना काम हो गया? 27। तो जो शेष काम बचा वो बचा 38 - 27 मतलब 11। और 11 काम कितने कामों में से शेष बचा है? 38 कामों में। यही आपका उत्तर है। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला सवाल आपसे बोल रहा है 11 सेंटीमीटर भुजा वाले घन को 2 मिलीमीटर त्रिज्या वाले बेलनाकार तार में ढाला जाता है। क्या बात है! अब आप देखिए, यहां सेंटीमीटर है, यहां मिलीमीटर है। ठीक है, तार की लंबाई बहुत ज्यादा आनी चाहिए। ये देख लीजिए, ये मीटर में दी गया। क्या बात! मतलब यहां पर अच्छा क्वेश्चन कहा जाएगा। ये देखिए,
ये 11 सेंटीमीटर भुजा वाला घन है। घन का आयतन क्या होता है? ए क्यूब। और 2 मिलीमीटर वाली बेलनाकार तार है तो इसका क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। ये बात आपको याद रखनी। देखिए 11 सेंटीमीटर, ये घन का यहां ध्यान रखना है, घन का आयतन बराबर क्या होना चाहिए? तार का आयतन। दोनों का जो आयतन है वो क्या होता है? हमेशा समान। ठीक है, अब आप देखिए घन का आयतन कितना होता है? 11, तो 11 गुणे 11 गुणे 11 यही होता है। तार कैसा है? बेलनाकार, तो पाई आर स्क्वायर एच, यहां मैं लिखे दे रहा हूं फार्मूला भी, ये होता है ए क्यूब। ठीक है, तो पाई की वैल्यू 22/7। आर की वैल्यू कितनी है? आर की वैल्यू कितनी है? 2 मिलीमीटर। तो अब ये सेंटीमीटर में, तो इसको भी मैं सेंटीमीटर में बदल देता हूं और एच आपसे पूछ, यही तो पूरी कहानी, यही तो पूरी कहानी है। तो देखिए 11 दूनी 22, ये तो होगा ही होगा, ये तो ही होगा। तो एच बराबर कितना आ जाएगा? 11 गुणे 11 गुणे 7, और नीचे कितना आ जाएगा? 2 दूनी 4 दूनी 8, यही तो आएगा। ये किस में आएगा? ये सेंटीमीटर में आएगा, ये सेंटीमीटर में आएगा। घन बेलनाकार ही था ना, 2 मिलीमीटर त्रिज्या वाले बेलनाकार तार में ढाला जाता है। बने हुए तार की लंबाई निकटतम पूछ रहा है, सॉरी ये चीज तो मैंने देखी ही नहीं थी। तो अब आप देख लीजिए 11 11 हम 121, और 121 से कितना है? 7 है, तो 7 एक कम 7, 7 दूनी 14, 7 एक कम 7, ये 121, और 7 एक कम 7 और 1 8, 8 का भाग देंगे तो 8 1, ठीक है ना, भाग जाएगा नहीं, 8 पंचे 40, 8 पंचे 40, ठीक है ना, 7 आगे है, मतलब उत्तर हो जाएगा 106 मीटर। ठीक है, ध्यान दीजिएगा ये पूरा का पूरा डाटा सेंटीमीटर में आएगा। अब चूंकि यहाँ पे आपका सेंटीमीटर है, ये आप भाग देंगे, इसीलिए मैंने पॉइंट को कैलकुलेट नहीं किया है, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं और 2 ही दशमलव मेरे पास थे। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला सवाल हमसे क्या करा? एक वस्तु को 30%, 20% की छूट पर बेचा गया, विक्रय मूल्य ये दिया हुआ। देखिए 30% की छूट का मतलब 3/10, 20% का मतलब हुआ 1/5, मतलब 10 की वस्तु 3 छूट के बाद 7 में बेची गई, 5 की वस्तु 1 छूट के बाद 4 में बेची गई, मतलब 50 रुपए अंकित मूल्य वाली वस्तु 28 रुपए में बेची गई। इस 28 की वैल्यू है 4704। ठीक है, ये किससे कटना चाहिए? 4 और 7 से। ठीक है, देख लेते हैं। 7 4 जा 7, 5 जा 7, 6 जा 7, 6 जा 2, 7 कितना है? यही आया था ना, 5 4 7 चौक 28। ठीक है, क्या पूछ रहा है? वस्तु का विक्रय मूल्य 4704। ठीक है, 10 की 30% और 20% की। ठीक है सवाल, ठीक है। 7 चौक 28, 7 6 42, 5 बचेगा, 7 7 49, 7 दूनी 14, 4 से काट देंगे, 4 1 4, 2 27, 4 6 24, 4 8 32। बस इसी में आप 168 का गुणा मार दीजिए, और 168 का 168 में 50 का गुणा मतलब 2 का भाग, 2 8 16, 2 चौके 8, 2 0, 8400 दिया गया है ऑप्शन नंबर 1 में। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन, किसी संख्या का 75% उसके 23% से 299 अधिक है। किसी संख्या का मतलब उसी संख्या की बात हो रही है, उसी संख्या का 75% उसी संख्या के 23% के बीच का जो डिफरेंस है वो 299 है, और आपसे संख्या पूछ रहा है। मतलब आपको जो सवाल में दिया गया है वो दिया गया है 75% माइनस 23% बराबर है 299। मतलब आप इसको घटाएंगे तो 52% आएगा। 5 में से 3 गया 2, 7 में से 2 गया 5, ये 299। भैया अब ये 2 से 4 से तो कटेगा नहीं, ये तो कट ही नहीं रहा। 13 से काट के देख लेते हैं। 13 चौके 52, 13 दूनी 26, 13 तिया 39, मतलब 4% की वैल्यू 23 है। आपसे संख्या पूछा हुआ है 100%, मतलब यहाँ कितने का गुणा हो रहा है? 25 का। बस आप इसमें भी 25 का गुणा मार दीजिए। 25 में 20 का गुणा 503, मतलब 575 दिया गया है ऑप्शन नंबर 4 में। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है? 7 11 23 36 42 50 61 73 110 और 120 की माध्यिका है। सबसे पहले संख्याएं कितनी है? 3 3 6 6 3 9 1 10 10 10 10/2 का मतलब अब आपको निकालना है 5वां पद और प्लस 6वां पद, और इनका हमें निकाल देना है औसत। ठीक है, पहले तो मैं सेट करता हूं। सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 7 है। 7 के बाद कौन सी है? सब एक लाइन से ही लगी हुई है, ये तो बढ़ते क्रम में पहले ही लिख दिया और दिक्कत खत्म। 1 2 3 4 5 और ये 6, इन दोनों का औसत, ये 21 और ये 25, 25 और 21 46, ये आपका जवाब हो गया। ठीक है, हमारा काम आसान इसलिए हो गया क्योंकि ये संख्याएं बढ़ते क्रम में पहले से लिखी हुई थी।
बात करते हैं अगले क्वेश्चन। 3 cot थीटा बराबर 4 cos थीटा है तो cos 2 थीटा का मान, ठीक है। जैसे देखिए अब ये cot थीटा की वैल्यू क्या होती है भाई, cot थीटा का बराबर होता है 3 cos थीटा अपान sin थीटा, और यहाँ कितना दिया हुआ है 4 cos थीटा। cos थीटा, ये cos थीटा और cos थीटा तो कैंसिल हो जाएगा, sin थीटा इधर जाएगा तो ये इधर आ जाएगा, मतलब sin थीटा की वैल्यू है 3/4। अच्छा, अगर ये 5 आ गया होता, 5 आ गया होता, यहाँ लंब बटे कर्ण था तो आधार निकल गया था। खैर पूछा क्या है cos 2 थीटा, खैर इजी, बहुत इजी हो गया सवाल। cos 2 थीटा, cos 2 थीटा बराबर होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, मतलब 1 माइनस 2 गुणे इसका दोनों का स्क्वायर करेंगे तो 9/16, 2 अट्ठे 16, 8 एकम 8, 8 में से 9 घटेगा, ऋण 1 बचेगा, ऋण 1/8 आपका उत्तर है, दिया गया है ऑप्शन नंबर 2 में। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन कहा जाएगा, ठीक है। बात करते हैं अगले सवाल की। तो साथियों इस क्वेश्चन के साथ ही हमारा आज का ये सेशन खत्म होता है। कल जब आप पेपर में बैठेंगे तो मुझे पूरा भरोसा है कि इस पेपर से आपको निश्चित तौर पर बहुत सारी मदद मिलने वाली है, और आपके दिमाग में एक चीज बैठ गई होगी कि पेपर का पैटर्न किस तरह का रहने वाला है। मैं अपनी सोच में किस हद तक सही हूं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं कल एक और नए सेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।